जैन प्यारे साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से सीरीज हम जो लेके चलने वाले हैं आपका कक्षा 8 का मैथ का जो है चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट देंगे हम और चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाएंगे आज से हमारे चैनल पर। और क्या जो आपको यहाँ पे पीडीएफ दिख रहा है प्रश्नों का, तो अब इसको प्रैक्टिस करवाना है या करना है, तो उसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ आपको फ्री में, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है एमसीक्यू का पीडीएफ, जैसे हम पढ़ाएंगे जो मतलब आपका कॉन्सेप्ट वगैरह सब इसमें लिखा हुआ है, जो समझाएंगे सारे चीज का, आप हमारे एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कोना में जाइएगा, 3 डॉट नजर आएगा, वहां पे टच कीजिएगा, फ्री मटेरियल दिखेंगे, वहां से आप रोज एमसीक्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का हम लोग का पहला अध्याय जो दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है मेरा परिमेय संख्या। तो डायरेक्ट हम लोग क्या एमसीक्यू पर आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आप बोलिएगा नहीं सर जी, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाती तो मजा आ जाता। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि हम तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे ही, प्रैक्टिस करेंगे ही, लेकिन इस अध्याय का परिमेय संख्या जो अध्याय मेरा दिया गया है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग यदि देख लेंगे तो और मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहला बात हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या आखिर कहते किसको है। हम यहाँ पे क्या लिखे इसका डिफिनेशन देखिएगा, ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्या एक साधारण सा भाषा हम बोल सकते हैं कि जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टा में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर 0 कभी नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 9 बटे यहाँ पे 7 लिख दिए, तो 9 बटे 7 जो है मेरा एक परिमेय संख्या हो सकता है। 9 बटे 7 हमारा एक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ था कि आपका जो है Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर जो मेरा है ये हर हो गया, ये हर मेरा कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी छोटा सा एक डिफिनेशन हम लोग सीखे, क्या सीखे कि जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या अंश एवं हर को एक ही किसी भी पूर्णांक से, यानी शून्य को छोड़कर गुना करने पर या भाग देने पर हमें दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब इसका मतलब समझिएगा क्या लिखे हैं यहाँ पे, हम बोले क्या अंश और हर में एक ही किसी भी पूर्णांक से, पूर्णांक मतलब समझ में आ रहा होगा, इंटीजर मतलब समझ में आ रहा होगा, जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये सब रहता है, सो उसी को पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोले क्या 2 बटा 3, तो आप देखिए कि 2 बटा 3 को अंश को 2 से गुना किए और हर को भी क्या किए 2 से ही गुना कर दिए, तो 4 बटे 6 प्राप्त हुआ। अब यहां से देखिए कि 2 बटा 3 ही था, अब अंश को 3 से गुना किए और हर को भी 3 से गुना किए, 6 बटा 9 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 6 बटा 9। 6 बटा 9 जब प्राप्त हो गया मेरा, तो अब इसको देखिएगा कि ये इसको यदि आप काटिएगा तो कितना होगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 दूना 6, 3 तिया 9। देखिए जैसे था वैसे ही रह गया। इसको समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे। ठीक है, आगे क्या बोला है कि नहीं, दो पूर्णांकों का योग शून्य हो तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे का योज प्रतिलोम होगा। अब यहां से हम लोग सीखेंगे कि योज प्रतिलोम किसको आखिर कहते हैं। बोला कि नहीं, दो पूर्णांकों का योग, यानी दो पूर्णांक को यदि हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यदि हमको शून्य प्राप्त हो जाएगा, यानी 0 प्राप्त हो जाएगा, तो उसको योज प्रतिलोम कहते हैं। जैसे हम बोले क्या -a में +a को जोड़े तो ऑब्वियसली 0 प्राप्त होगा, इसलिए -a का योज प्रतिलोम a है, और a का योज प्रतिलोम यदि बोलने जाएंगे तो -a है। जैसे बोले क्या 2 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2 का योज प्रतिलोम -2 होगा, और काटने पर कितना, इसको योग करने पर, जोड़ने पर 0 प्राप्त होगा।
यानी योज प्रतिलोम आप हमेशा याद रखिएगा, जो दी हुई संख्या रहेगा उसमें क्या जोड़ेंगे कि हमको शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर जी यहां से भी हमारा क्लियर हो गया कि योज प्रतिलोम हम किसको बोलेंगे। अब यहां से अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा अगला महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट हमारा क्या है, जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक होता है तब प्रत्येक परिमेय संख्या एक दूसरे संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्यक्तक्रम कहलाता है। अब यहां से बात को समझिएगा, मान लीजिए 2/3 है, इसका हम लोग यदि गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करना चाहते हैं तो 3/2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 3/2 लिखना पड़ेगा। देखिए 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, यानी कितना प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए यानी व्यक्तक्रम प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लाना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिए, a/b गुना क्या हो गया? c/d। तो यहां से जो एग्जाम्पल लिखे थे 2/3 लिखे थे और क्या लिखे थे? 3/2 लिखे थे। तो अब देखिए यहां से a/b हो गया ये, और ये मेरा हो गया c/d हो गया। तो हम बोले क्या कि इससे हमको क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। अब देखिए a/b का व्यक्तक्रम c/d है और c/d का व्यक्तक्रम मेरा क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। तो यहां से गुणात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक आध और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लिखे 3/5। अब बताइए कि इसको क्या से गुना करें कि कट छट के 1 आ जाए। तो आप बोलिएगा सर ऊपर को 5 और नीचे 3 दे दीजिए। देखिए 3 3 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3/5 का जो व्यक्तक्रम होगा 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर एकदम बिल्कुल समझ में आ गया, मजा भी आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब एक आएगा आपका प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और ये संख्याएं हमेशा धनात्मक होती है। यानी क्या? प्राकृत संख्या जो हमारा रहता है वो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। और हमेशा यह जो मेरा रहता है वो पॉजिटिव में रहता है, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बोला प्राकृत संख्या क्या कुछ विशेषता आपको हम बता देते हैं। ये संख्याएं हमेशा धनात्मक होती है, यानी क्या? पॉजिटिव होता है। ये संख्याएं अनंत तक जाती है, ये संख्याएं 1 से शुरू होती है, ये संख्याएं पूर्णांक होती है। ठीक है, अब यहां से देखिए अगला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब यहां से पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। देखिए आपका एक छोटा सा पॉइंट आ रहा होगा क्या कि सर अभी बताएं कि नेगेटिव नहीं होती है लेकिन फिर भी ये पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक जो रहता है वो पॉजिटिव भी लेकर आता है और नेगेटिव भी लेकर आता है। तो अब बताइए कि पॉजिटिव वाला इसमें शामिल हुआ ना? शामिल हुआ ना। जैसे कहने का मतलब कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है। ये मेरा कहने का मतलब था। अब यहां से देखिए क्या पॉइंट था हमारा कि पूर्णांक था। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। यानी 0 से स्टार्ट होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो यही बोल रहा है क्या? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकती है, जिसमें कोई दशमलव या भिन्न नहीं होता है। लेकिन आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि जो रहेगा वो कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप बढ़िया से समझे होंगे। अब उदाहरण जैसे हम लोग इसका देख के समझेंगे
तो बोला है क्या धनात्मक पूर्णांक में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। अब अभी नंबर लाइन के द्वारा आपको हम समझा दिए। ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया, माइनस में जो रहेगा शून्य हो गया। अब पूर्णांक संख्याएं की विशेषताएं क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। ये संख्याएं पूरी संख्याएं होती है जिसमें कोई दशमलव या भिन्न नहीं हो सकता है। ये संख्याएं अनंत तक जाती है यानी इंफिनिटी तक जाएगा। पूरा अच्छा से क्लियर हो गया कि सर हम पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब अगला बिंदु मेरा क्या है कि भाज्य संख्या किसको कहेंगे। भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या द्वारा बिना शेष के विभाजित हो जाता है। क्या बोले कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या द्वारा बिना शेष के विभाजित की जा सकती है। उदाहरण के लिए 12 को यदि हम लोग विभाजित करने जाते हैं, इसका गुणनखंड करने जाते हैं तो 1 से चल जाएगा, 2 से चल जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा। यानी आप एक चीज गौर कीजिएगा, 2 से अधिक यदि गुणनखंड आ जाए, 2 से अधिक गुणनखंड जिसमें से एक तो रहेगा ही, एक मान लीजिए स्वयं रहेगा, और इससे ज्यादा यदि मेरा आ जाता है तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। 15 का भी देख लीजिए, ये विभाजित किया जा सकता है। तो ये सब सारे हमारे भाज्य संख्या हो गए। अब यहां से देखिए अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो केवल एक और खुद से ही विभाजित की जा सकती है। इसका मतलब है कि अभाज्य संख्या का कोई अन्य भाजक नहीं होता है, कोई अन्य भाजक नहीं होता है सिवाय एक और खुद के। जैसे देखिए एक 2 लेते हैं तो 2, इसका एक खासियत बताते हैं। पहला एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। जैसे 2 जो है 1 के पहाड़ा में आएगा और एक खुद का पहाड़ा में आएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया है 3 को, एक 3 जो है मेरा 1 का पहाड़ा में आ जाएगा और एक मेरा 3 का ही पहाड़ा में आ जाएगा। 5 का एक दिया हुआ है तो 5 एक खुद का टेबल में आएगा और एक के टेबल में आएगा। तो यहां से सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को, बिंदुओं को हम लोग अच्छा से जान लिए। अब यहां से हम लोग बढ़ेंगे आपके एमसीक्यू की ओर। ठीक है, बोला सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो अभी आपको हम बताएं कि जो 1 से शुरू होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी +1 हो जाएगा मेरा एक प्राकृत संख्या। अब यहां से दूसरा नंबर का प्रश्न दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखने जाएंगे तो 0 होगा और पूर्ण संख्या में नेगेटिव को शामिल नहीं किया जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बोला है क्या इनमें से कौन योज तत्समक है। अब यहां से देखिए कि योज तत्समक आपको हम क्या बताए थे कि जोड़ने पर 0 आना चाहिए। जैसे हम पूछे 2 का योज तत्समक क्या होगा तो यहां से हम बोलेंगे -2 है ना। इस पर क्या जोड़ेंगे -2 तो कितना प्राप्त होगा 0, यानी हमको 0 लाना है। तो योज तत्समक क्या हो जाएगा, वो मेरा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। तो गुणात्मक क्या बताए थे कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। जैसे 2/3 को अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाए थे 3/2 से, तो यहां से कैंसिल होके कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये भी प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभी आपको हम बताए थे कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन हम क्या सिखाएं आपको, जो खुद का टेबल में जाएगा और एक का टेबल में। तो सबसे छोटा कहां से शुरू होगा, तो यह 2 से शुरू होगा, उसके बाद 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, उसके बाद 9 नहीं 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो सबसे छोटा देखने जाइएगा तो वो 2 है। क्या है 2 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब यहां से देखिए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, ये 2 मार देते हैं सभी लोग, कभी भी 2 को नहीं मारिएगा। 2 मेरा एक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरा क्या है
4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरा क्या है, 4 है। ठीक है, अब यहां से देखिए 7 का गुणात्मक प्रतिलोम व्यक्तक्रम क्या होगा, यानी 7 को क्या से गुना करेंगे कि हमको 1 प्राप्त होगा। तो 7 को 1/7 से गुना जब करेंगे तब जाके 1 प्राप्त होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न में, बोला कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो अब यहां देखिए ये तो मेरा अभाज्य है, लेकिन क्या 15 अभाज्य संख्या है, नहीं सर, ये मेरा क्या है, भाज्य संख्या, इसलिए नहीं होगा। 17 19 यही तो होगा, 23 25 23 तो है, लेकिन ये नहीं है मेरा अभाज्य संख्या। यहां से 55 भी मेरा अभाज्य संख्या नहीं था। इसमें देखने जा रहे तो 17 भी है और 19 भी है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी का सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 5/6 का योज प्रतिलोम क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, योज प्रतिलोम बोला 5/6 को कौन चीज से जोड़ेंगे, तो -5/6 से जोड़ेंगे, तब जाके यहां से मेरा क्या दे देगा, 5/6 5/6 कट के 0 आना चाहिए। तो -5 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -5 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, बोला क्या सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या, नो सर, पूर्ण संख्या, नो सर, पूर्णांक, यस सर। तो पूर्णांक कहा जा सकता है। पूर्ण संख्या मतलब हो गया होल नंबर, जो 0 से शुरुआत होगा उसका। जैसे प्राकृत संख्या हो गया 1 से शुरू होगा, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर मेरा 0 से शुरू होगा। पूर्णांक जो इंटीजर हो गया, ये जो मेरा रहता है, इसमें 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, सिवाय बट्टा और दशमलव का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ऐसी संख्या क्या कहलाती है जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q एक पूर्णांक है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हर जो रहेगा वो कभी 0 नहीं होगा। आंख बंद करके मारेंगे क्या, परिमेय संख्या। इसीलिए ना बोले थे कि कॉन्सेप्ट यदि माइंड में रखिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, 5 और 8 पूर्णांक हो तो निम्न में से कौन पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए कि पूर्णांक का डिफिनेशन आपको हम क्या बताए थे। माइनस में होगा चलेगा, प्लस में होगा चलेगा कोई भी संख्या, 0 में होगा चलेगा कोई भी संख्या, लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए और बट्टा में नहीं होना चाहिए। 5 3 8 चलेगा, 5 -8 -3 चलेगा, 5 8 40 चलेगा, लेकिन 5/8 नहीं चलेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी का ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिए तगड़ा तरीका से सर, मजा आ गया। अब यहां देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। सर एक बात पूछें, ये हो गया, चलिए मान लीजिए मेरा नंबर लाइन, हम एक परिमेय संख्या यहाँ पे 2 लिए और एक परिमेय संख्या चलिए यहाँ पे 3 लिए। अब बोल रहा है क्या कि इसके और इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। हम बोल रहे हैं क्या, यदि 2 यहाँ पे लिए तो 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, ठीक है, 2.21 हो सकता है, 2.22, इस तरह लिखने जाइएगा तो आप बोलेगा सर जी अनंत हो सकता है, अपरिमित यानी अनंत होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला है क्या, अब बोलिएगा सर मजा आ गया। बोला 11/-6 का गुणात्मक बोला तो दिमाग में एक ही चीज आया, 1 लाना है। तो 11/-6 गुना -6/11, तो -6/11, -6/11, कोई दिक्कत। आप बोलेगा नो सर, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, माइनस माइनस खत्म, 6 6 खत्म, 11 11 खत्म, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए का सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर
एक फॉर्मूला पता होगा, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना माइनस, सॉरी यहां कर देते हैं प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, अब माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। ठीक है, तो यहां से देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 5 एकम 5 हो गया। यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहां से ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, बोला है कि डेक्स का व्यक्तक्रम परिभाषित नहीं है, तो जीरो का व्यक्तक्रम कभी परिभाषित नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, बोला है क्या -5 को जीरो का सही गुणनफल होगा। -5 गुना जीरो, और जीरो के साथ एक वरदान था कि जाओ तुम्हारे साथ जो भी गुना चाहे भागा होगा, सत्यानाश करके उसका जीरो कर देना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बोला है 10/-5 का मान सही मान क्या होगा। 10/-5 का मान -2 आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बोला इसका सही मान क्या होगा, काट दीजिए, -1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 का सही हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न का, सबसे बड़ी संख्या, अब ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे बड़ा संख्या था भैया, हमको 18 ही दिख रहा है, तो 18 ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, बोला है क्या -11 प्लस -12। अब जब दो गो संख्या जब माइनस में रहता है, माइनस का साइन देता है, आपस में जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3, 1 1 2, -23 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, बोला इसका मान क्या होगा, तो 3 तिया कितना हो गया, 9। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी टोटल हो गया 2 अंक, एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद 0, 0.09, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बोला है किन्हीं 3 परिमेय संख्या ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए भैया देखिए, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़िएगा, फिर इधर भी तीनों को जोड़ दीजिए, वही मान आएगा। जैसे a के जगह मान लीजिए 2 ले लीजिए, b के जगह 3 ले लीजिए, और c के जगह 4 ले लीजिए। जितना इधर मान देगा उतना इधर देगा, जितना इधर मान देगा उतना इधर देगा, a और b दोनों। अब यहां से देखिए ये क्या किया है, b प्लस c किया है और गुना किया है a से, और a प्लस b को जोड़ा है और c से भागा दिया है। आप इसके जगह बैठा के देखिएगा, कोई भी मान, ए के जगह इस 2 को ले लीजिए, बी के जगह 3 को ले लीजिए, और सी के जगह 4 को ले लीजिए, तो ये ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो ये मेरा असत्य हो जा रहा है। समझ में आया। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे। अगला प्रश्न बोला है परिमेय संख्याओं के योग के लिए कौन सी संख्या एक तत्समक होती है, तो 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आज का क्लास जबरदस्त लगा होगा, मस्त लगा होगा, एकदम कंटाप लगा होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एप्लीकेशन से जाके पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए, प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को दम भर, या कीजिए दम भर। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।